हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में लगे होंगे, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप कड़े से कड़े मेहनत कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोग को लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 से वितान बुक का जूझ कहानी, जो ये मेरा तीसरा भाग है। 2 भाग मैं वीडियो द्वारा आप लोगों तक डाल चुकी हूँ। वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोगों का 12th है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। मेरे से जितना हेल्प हो सकेगा मैं उतना करने के लिए हमेशा आप लोग के लिए तत्पर रहूँगी। आप लोग जो भी मेरे से हेल्प लेना है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। ओके, तो सपना बेटा वही सच होता है। यदि आप लोग के पास सपना है तो सपना वही सच होता है जो नींद तोड़ दें। मेहनत करते रहो, मंजिल खुद सामने आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करने से पीछे मत हटो। यही मेहनत करने का समय है। कठिन जो रास्ता होता है वही मंजिलों तक पहुंचाती है। जो कठिन रास्ता होता है, अच्छा काम कभी देखना आसानी से प्राप्त नहीं होता है। तो आप लोग यदि कठिन रास्ता अपनाते हो, कड़ी मेहनत करते हो, तो एक दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी। इसलिए आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करे रहेंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ 12th कहानी, क्लास 12th की ये कहानी जिसका नाम है जूझ और लेखक का नाम है आनंद यादव। तो पिछला कहानी मैं आप लोगों के जहाँ तक की थी उसके बाद से आज आगे बढ़ती हूँ, जो इस प्रकार है। पाठशाला भेजने के लिए दादा की शर्त कुछ थी। लेखक के दादा ने लेखक से वचन ले लिया कि सुबह 11 बजे तक खेत पर काम करना पड़ेगा। खेत से ही पाठशाला जाना और छुट्टी के बाद घंटा भर पशु चराना तथा काम को अधिकता पर कभी कभी छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। लेखक की सभी बातें पिताजी की सभी बातें लेखक ने स्वीकार कर ली। लेखक के साथ जो उनके सहपाठी थे, जो 5वीं कक्षा में बैठते थे, वो गली के ही लड़के थे जो उनसे अपरिचित थे। सभी लड़के लेखक से कम उम्र के थे। लेखक बाहरी अपरिचित के सामने बेंच के एक कोने पर जा बैठा, क्योंकि लेखक तो कुछ दिन के लिए पढ़ाई छोड़ दिए थे। तो जो भी उनके बैच के लड़के थे वो आगे क्लास में निकल गए थे। अब जो पिछले क्लास के बच्चे थे उनके साथ आकर बैठते थे। तो लेखक को थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ रहा था, इसलिए वो जाकर पीछे से दुबक कर पीछे के बेंच पर कोने में बैठ जाते थे। कक्षा के शरारती लड़के ने लेखक की खिल्ली उड़ाई और उसका गमछा छीनकर मास्टर की मेज पर फेंक रख दिया। जो लेखक थे गमछा लेकर जाते थे स्कूल में, सारे जो शरारती बच्चे थे उनका मजाक उड़ाना शुरू किया और लेखक का गमछा छोड़कर छीनकर टीचर के टेबल पर फेंक दिया। बीच की छुट्टी में उस लड़के ने लेखक की धोती की लांग खोल दी। पहले के बच्चे तो धोती पहन के जाते थे ना, तो जो धोती में पीछे से जो एक सामने से गेट लेकर पीछे से जो खोस लिया जाता है उसको बच्चे खोल देते थे। पाठशाला के बच्चे तरह तरह से लेखक को परेशान करने लगे। जो शरारती बच्चे थे अब लेखक को तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। इस दशा को देखकर लेखक घबराने लगा। उनका मन उदास हो गया। उसने माँ से कहकर एक नई टोपी और चड्डी मंगवा ली। अब वो गमछा सर पर रख कर जाते थे कि धूप नहीं लगे। धोती पहन कर जाते थे कि उस समय लोग धोती ही पहन के स्कूल जाता था। तब लेखक अपने शरारती दोस्तों से बचने के लिए माँ से कहकर कि टोपी पहन लूँगा गमछा के बदले में और चड्डी पहन लूँगा धोती के बदले में। तो चड्डी तो कोई नहीं ले सकता, टोपी भी नहीं ले सकता, इसलिए लेखक ने ये उपाय सोचा। पाठशाला के बच्चे तरह तरह से लेखक को परेशान करने लगे। इस दशा को देखकर लेखक घबराने लगा और उदास हो गया और अपनी माँ को बताया एक टोपी और चड्डी लाने के लिए। गणित के अध्यापक शरारती लड़कों को पिटाई करते थे। गणित मतलब मैथ को बोला जाता है। जो मैथ के टीचर थे उन शरारती बच्चों को पकड़कर पिटाई करते थे। अतः कक्षा में शरारत कम होने लगी।
जब टीचर ने बच्चे को डांटने लगे, फटकारने लगे, पिटाई करने लगे, तो देखे कि जो भी शरारती बच्चे थे उनकी शरारत कुछ कम होने लगे। बसंत पाटिल साथी से प्रेरणा। बसंत पाटिल लेखक से आयु में छोटा था। एक बसंत पाटिल जो था वो लेखक का ही सहपाठी था, जो लेखक से छोटा था। पढ़ने में बहुत होशियार था। वह कक्षा का मॉनिटर था। कक्षा का मॉनिटर कौन था? कमेंट बॉक्स में कक्षा का मॉनिटर का नाम लिखें। स्वभाव से शांत था। घर से पूरी तैयारी करके आता था। पहला बेंच पर बैठता था। कक्षा में उसका सम्मान था। सम्मान मतलब उसे इज्जत मिलता था, रिस्पेक्ट मिलता था। लेखक ने भी बसंत पाटिल के समान पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। जो लेखक था देखा कि अरे ये तो बसंत पाटिल को कुछ ज़्यादा ही क्लास में सम्मान मिल रहा है, ज़्यादा ही इनको इज्जत मिल रहा है, तो क्यों मैं भी पढ़ाई में अपना मन लगा दूं कि मुझे भी इज्जत मिलने लगी। तो लेखक ने वैसा ही किया। पहली बेंच पर बैठता था। कक्षा में उनको सम्मान मिलता था। लेखक ठीक उसी प्रकार करने लगे। वह हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। कौन? जो बसंत पाटिल था वो बेकार बेंच पर नहीं बैठा रहता था, कुछ न कुछ हमेशा पढ़ते रहता था। मन की एकाग्रता के कारण गणित समझ में आने लगा। अब लेखक भी उसकी कॉपी करने लगे, नकल करने लगी, मैं भी इसके जैसा बनूंगा। तो लेखक को भी मन में मैथ समझ में आने लगा। बसंत पाटिल के समान लेखक भी लड़कों के सवाल जांच करने लगे। अब जो बसंत पाटिल था उसके जैसे लेखक भी अपनी मैथ का बनाना, सही करना, गलत करना करने लगे। उसकी बसंत से दोस्ती हो गई। अब लेखक को क्या हुआ कि बसंत से दोस्ती हो गई। मास्टर जी भी प्रसन्न हुए। उसे आनंदा नाम लेकर पुकारने लगे। अब मास्टर जी को भी आनंदा पसंद आने लगा। लेखक कि अरे ये भी अच्छा करने लगा। तो आप लोग अक्सर जानते हो जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं वो टीचर को काफ़ी ही पसंद होते हैं। सारे स्कूल का नियम है, सारे टीचर के नियम है। जो बच्चे थोड़ा अच्छे होते हैं वो टीचर को काफ़ी पसंद होते हैं। जिसे एग्जाम्पल में आपका बुक में दिया गया है कि बसंत पाटिल अच्छा लड़का था, उसको देखकर लेखक भी पढ़ने का शुरू कर दिया और पढ़ने लगा, तो वो भी टीचर का पसंदीदा स्टूडेंट हो गया और टीचर भी उससे बार बार आनंदा कहकर बुलाने लगे और पूछने लगे। मास्टर की अपने पर और बसंता की मित्रता के कारण उसका पाठशाला में मग न लेगा। अब लेखक को इधर टीचर से भी प्यार मिलने लगा। टीचर आनंदा कहकर पुकारने लगे। बसंत पाटिल से भी दोस्ती हो गई। तो अब लेखक को स्कूल में बहुत अच्छा लगने लगा, क्लास में मन लगने लगा। मास्टर सौंदेलकर का प्रभाव। एक जो मराठी टीचर थे, अध्यापक थे, उनका सौंदेलकर नाम था। वह बहुत तन्मय होकर पढ़ाते थे। वो जो टीचर थे बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, मतलब दिल से पढ़ाते थे। वो पढ़ाते समय इधर उनकी कहीं नज़र नहीं जाती थी या ना दूसरा चीज़ उनके दिमाग में आते थे, इसलिए बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। मराठी और अंग्रेजी की बहुत अच्छी से कविताएं उन्हें कंठस्थ थी। कंठस्थ मतलब याद थी, बिना बुक देखे बोल सकते थे। उनका गला सुरीला था। जो सौंदेलकर अध्यापक थे उनका गला सुरीला था। छंद और लय का ज्ञान था। मतलब कविता में अक्सर देखिएगा कि लय से थोड़ा जब कविता पढ़ा जाता है ना या समझाया जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ, जो कविता है ना, मेरे को भी कविता में कुछ ज़्यादा ही, मेरे को कहानी से ज़्यादा कविता अच्छा लगता है पढ़ाना। पता नहीं मैं कैसे पढ़ाती हूँ, ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ। मेरा कविता पढ़ाने का तरीका कैसा है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब मुझे जानकर खुशी होगी। तो छंद, लय और ज्ञान था। वे कविता के साथ ऐसे जुड़ते कि अभिनय उनके भावबोध होते गए। वो कविता ऐसे पढ़ाते थे कि लग रहा है कि अभिनय कर रहा है, नाटक कर रहे हैं। स्वयं भी कविता करते थे। कभी कभी कक्षा में अपनी कविता सुना भी देते थे, लेकिन तन्मय होकर सुनता था। कौन सुनता था? लेखक। जब सौंदेलकर अध्यापक अच्छी से मराठी और इंग्लिश की जो कविताएं थे अच्छे से लयबद्ध होकर मंत्रमुग्ध होकर पढ़ाते थे, तो लेखक उसको तन्मय होकर सुनते थे। जब लेखक खेत पर पानी लगाता था और ढोर चराता था, तब वह एकांत में कविताओं के मास्टर हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के अनुसार मास्टर की तरह अभिनय करता था। जब लेखक खेत में काम करने जाता था, जब ढोर को चराता था, तो
काम करते करते उनके दिमाग में जो मास्टर सौंदेलकर थे, उनकी कविताएं जो मराठी और इंग्लिश कविताएं थी, वो उनको हमेशा दिमाग में घूमती रहती थी और उन्हीं की कविताओं को खेतों में काम करते हुए लेखक उसको रिपीट करते रहते थे, रिवीजन करते रहते थे, वो नाटक करते रहते थे। जब लेखक खेत पर पानी लगाता, ढोर चराता, तब एकांत में कविताओं के मास्टर के हाव भाव, यति गति और अवरोह को गाता था। मास्टर की तरह अभिनय भी करता था। उसी समय उसने अनुभव किया कि मास्टर की तरह अन्य कविताएं भी पढ़ी जा सकती है। अब लेखक ये नकल करते करते लेखक के दिमाग में ये आया कि यदि मास्टर अपनी सब्जेक्ट, मास्टर कौन, सौंदेलकर, यदि अपनी मराठी और इंग्लिश की कविताएं इस तरह अभिनय करके यदि वो पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ यदि मराठी और इंग्लिश कविताएं पढ़ाए जा रहे हैं, तो उनका अभिनय करके मैं क्यों ना बाकी सारे सब्जेक्ट का भी जो कहानी और कविताएं हैं उनको मैं अभिनय के द्वारा पढ़ूं। तो लेखक ने ऐसे ही कोशिश करने लगा। अभी ये चैप्टर थोड़ा बहुत बड़ा है, आशा करती हूँ कि मैं अगले वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट कर दूँगी। और वीडियो में ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। बेटा ये समय है मेहनत करने का। मेहनत ऐसा करो कि आपको जीवन में रंग भर जाए। तो मेहनत करने से कभी मत हिचकिए। एक कहावत है, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वह पाता है। तो इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा दीजिए। आप लोग का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ये जो 12th क्लास है ना, जब आप आगे ग्रेजुएशन में जाओगे, कहीं एडमिशन लेने जाओगे, तो आप लोग को सबसे पहले 12th का ही आपको रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है। कोई बाकी क्लास के रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगते हैं। आपने 8 में क्या किया, 9 में क्या किया, 10 में क्या, वो रिपोर्ट कार्ड कोई नहीं देखेगा। सबसे पहले आपका 12th का ही रिपोर्ट कार्ड देखेगा। इसी के आधार पर आपका एडमिशन लिया जाएगा। तो आप लोग ऐसा रिपोर्ट कार्ड तैयार करें, ऐसा रिपोर्ट कार्ड बनाएं, ऐसा मेहनत करें कि कहीं भी स्कूल में जाओ, स्कूल नहीं, कॉलेज हो जाएगा 12th के बाद, किसी भी कॉलेज में जाओ तो आपको जो रिपोर्ट कार्ड है देखकर आप लोग को किसी भी कॉलेज में कोई रुकावट ना पैदा हो। वहाँ आप लोग को एडमिशन बहुत श्रद्धा सम्मान से लिया जाए, मैं ये चाहती हूँ। तो आप लोग लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करते रहे और कोशिश करते रहे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे से रहिए। और जो भी नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं दूसरे वीडियो में लेकर हाजिर होंगी। तो आप लोग के लिए अलविदा।